कैसे हैं सब। तो आज इलेक्ट्रिसिटी का आपका ये लास्ट लेक्चर है और यहाँ से हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर लेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, चौथा वीडियो है ये, पार्ट 4। ठीक है, तो टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं कि ये है क्या। ठीक, आपको पेपर में लिखना कैसे है, इसके नाम में ही सब कुछ क्लियर है। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं उसके लिए है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो लिखना क्या, सिंपल सा, एक वायर है। ठीक है, वायर से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। करंट जाने की वजह से इस वायर का अपना रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वजह से इस करंट को रास्ते में बाधा पेश करनी पड़ रही है। अब बाधा पेश करेगी तो वो जो लॉस हो रहा है उसका वो किस में निकालेगी, हीटिंग में। तो वही कहलाता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली आपको लिखना कैसे है, व्हेन a current is passed through a conductor due to the resistance of this conductor, wire gets heat and this phenomenon is known as heating effect of electric current। समझा गया, एकदम आसान सी भाषा में। ऐसे ही आपको लिख लेना है अपने नोट्स में। हिंदी वाले एकदम सिंपल सी भाषा में, जब किसी वायर से किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस तार के प्रतिरोध के कारण इसमें क्या होता है, ये तार आपका गर्म जाता है। इस घटना को बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो टॉपिक क्लियर है ये आसान से भाषा में। अब इसमें एक और चीज आती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कुछ नहीं, ये यही है, इसी का नाम ही है, लेकिन बस एक लॉ है ये, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो यहां से क्या है, जूल ने क्या क्या बताया था उसको हमें जानना है। ठीक है, तो जूल ने बताया था कि हीट प्रोड्यूस जो होते हैं आपकी, वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, किन किन बातों पे डिपेंड करती है, उनको हमें यहाँ से लिखना है। तो बात नंबर 1, जूल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो करंट फ्लो हो रही है वायर में, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, हीट प्रोड्यूस इन वायर, जो वायर में हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, सेकेंड बात ये बताई थी कि जो हीट होती है वो वायर के रेजिस्टेंस के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा होगी, करंट को ज्यादा बाधा पेश करनी पड़ेगी उसको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और कितने टाइम तक वो करंट फ्लो हुई है उसके लिए क्या होता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन तीनों को मिलाया तो क्या आएगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। फिर हमने कहा था ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल आता है, जब इक्वल आता है तो आता है कांस्टेंट के मान लेते हैं I स्क्वायर R T। बाद में एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि K का यहाँ कुछ मान नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो H निकल के आता है आपका I स्क्वायर R T। ये आपका हीट प्रोड्यूस थ्रू है वायर, ये आपका निकल के आता है फॉर्मूला, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से पूछा जा सकता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का प्रूफ बताओ। क्या बताओ, प्रूफ। तो प्रूफ अगर बोर्ड में पूछा जाए तो सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अभी घटना हो रही है, एक जो वायर है किसी ना किसी सोर्स से कनेक्ट होगा, मान लो कोई बैटरी है, उस बैटरी की अपनी ऊर्जा होगी, ऊर्जा ट्रांसफर होगी तो करंट वगैरह यहाँ पे फ्लो होता है, इतना सब लोग जानते हैं। ठीक है, और उस बैटरी का अपना होता है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ठीक है, V की वैल्यू क्या आती है, W अपॉन में Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब यहां से हम कहें W कितना आएगा, वो आता है आपका VQ आता है। क्या आता है आपका, VQ। अब यहां से थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि V इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं IR बाई ओम्स लॉ, पढ़ा हुआ हम लोगों ने, और I इक्वल टू, याद करो स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, Q अपॉन में T। मतलब जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये। तो चार्ज क्या आएगा आपका, Q इक्वल्स टू IT आ गया। इन वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो V क्या है आपका, I R है, Q क्या है आपका, I T है,
तो फाइनली जो ये वर्क है ये क्या है, एक तो हीट प्रोड्यूस है, ठीक है, ये कार्य ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। तो आई 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 स्क्वायर हो गया, ये आर हो गया, ये टी हो गया, ये आपका आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कैसे प्रूफ हुआ, एकदम आसान सी भाषा में आपको शुरू यहाँ से करना है, बैटरी के पोटेंशियल से। फिर बैटरी ने कितना वर्क किया, वो वर्क कन्वर्ट हो गया उसकी हीटिंग में। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक ये पढ़ लिया, ठीक, समझ में आ गई चीजें, तो नोट कर लेना चाह। अब आते हैं कुछ एप्लीकेशन, इसके कुछ एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने हैं। ओके, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे, समझेंगे, आपको चीजों को समझते जरूर है और लिखते जरूर चलना है, कॉपी में लेके बैठा हुआ हमेशा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं हम लोग हैं, इसको नहीं भूल रहे हैं अभी। तो हम लोग 3 चीजें डिस्कस करेंगे। तो बात नंबर 1 बल्ब, ठीक है। बात नंबर 2 यहाँ आपको करना है हीटिंग एलिमेंट भी करना है, और यहाँ पे आपको कुछ चीजें और समझनी है। सेकेंड में फ्यूज, और थर्ड में हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, उनको भी हमें समझना है। अब बल्ब में क्या क्या पूछ सकता है वो चीजें समझो पहले। तुमने देखा होगा, मान लो ये एक बल्ब है, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे पतला सा छोटा सा पतला वायर होता है, इसका नाम होता है फिलामेंट। पहली बात तो ये पता होना चाहिए उसको बोलते क्या है, फिलामेंट। बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है इसका नाम होता है आपका आर्गन, ठीक है, आर्गन। क्यों, कि आर्गन कैसी है, ये इनर्ट गैस है, कैसी गैस है, ये इनर्ट गैस है, ठीक है। बात नंबर 3, ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट ये बना किसका होता है, ये आपका बना होता है टंगस्टन का। इसका बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक प्योर मेटल है, ध्यान रखना, टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक प्योर मेटल है जिसका सिंबल होता है W। वाई टंगस्टन, टंगस्टन ही क्यों, बाकी अदर मेटल्स क्यों नहीं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है इसका, ठीक है। और कितना होता है, लगभग क्या इक्वल टू होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, या लगभग बोल दो 3400 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होता है, इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका है। मतलब इतना टेम्परेचर जब आप पहुंचा पाएंगे तब आप इसको मेल्ट करा पाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब जो ज्वालामुखी होते हैं, खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं जो आग उगलते हैं, उनका भी टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम कितना जाता है पता है, 2200 के आसपास। 2200 से मान लो 2300, 2400, 2500 मान लो, ठीक है, 2500 भी मान लेते हैं, तब भी ये लगभग में 900 ज्यादा है उससे, अभी भी 900 डिग्री सेल्सियस अभी ये ज्यादा है। मतलब आप अगर जलते हुए मतलब उगलता हुआ जो ज्वालामुखी होता है उसमें आप अगर टंगस्टन की मेटल को डाल देंगे तब भी इसका कुछ नहीं होगा, ये वैसी की वैसी बनी रहेगी। बाकी कोई अदर मेटल्स हैं वो जैसे लोहा हो गया, ये तो एकदम पानी हो जाएंगे, मतलब लिक्विड हो जाएंगे, एकदम बह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इस बल्ब के बारे में। और जलता कैसे, जलता है इसकी, ये ग्लो करता है जब हीट होता है, ठीक है, मेल्ट नहीं होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं फ्यूज। सबसे पहली बात, फ्यूज है क्या, फ्यूज आपका सेफ्टी डिवाइस है। क्या आपका ये सेफ्टी डिवाइस है। देखो नोट्स को अपने तरीके से लिखते जाना अच्छे से, हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए। तो ये आपका सेफ्टी डिवाइस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखा जाता है, ध्यान रखना, इसको रखा देना है, आपको नोट कर लेना है सब कुछ। इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग जानबूझ के क्या रखते हैं, कम रखते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम रखा जाता है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्यूज वायर बनता किसका है, ये एलॉय होता है। क्या होता है एलॉय किसका, टिन एंड लेड का। मेल्टिंग पॉइंट जानबूझ के कम क्यों रखा जाता है, इसलिए ताकि अगर सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोडिंग कब होती है, जब करंट आपकी ज्यादा मात्रा में फ्लो हो जाए, एक्सेसिव में करंट आ जाए, तो क्या होता है
कि ये चीज है जो फ्यूज होता है, सिंबल ध्यान रखना, फ्यूज का सिंबल भी ध्यान रखना चाहिए आपको, कुछ इस टाइप से होता है ये, ठीक है, ये फ्यूज है, इसका सिंबल ध्यान रखना है। जब करंट एक्सेसिव मात्रा में आएगी तब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट सर्किट में फ्लो नहीं होगी। आपका जो अप्लायंस है जो आप यूज कर रहे हैं, कोई भी अप्लायंस, वो आपका खराब होने से बच जाएगा और आपको नया फ्यूज फिर से लाना पड़ेगा। इसलिए आजकल फ्यूज की जगह पे क्या लगाया जाता है, एमसीबी पूछा जाता है। ये मॉडर्न डे लाइफ में यही चलता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें की जैसा होता है, तो जैसे ही ओवरलोडिंग होती है वो की उससे कनेक्शन कट जाता है, फिर से वो लग जाती है, तो बार बार आपको वो बदलना नहीं पड़ता है। इसलिए इसको एमसीबी अब आजकल के लिए बेस्ट है। पहले फ्यूज चलता था तो इसको हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता था अगर वो खराब हो गया तो, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में इनफ है। हीटिंग एलिमेंट्स ध्यान रखना है यहाँ पे, हीटिंग एलिमेंट्स जैसे आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, जैसे गीजर हो गया आपका, हीटर हो गया, प्रेस आयरन हो गया, ओवन हो गया, है ना, हेयर ड्रायर हो गया। इन सब चीजों में क्या होता है, हमें इनको हीट करना होता है, हमें हीट चाहिए इनसे, और अगर हमें हीट चाहिए तो हमें लाना पड़ता है क्या, हमें लाना पड़ता है हाई रेजिस्टेंस का वायर। क्यों, हाई रेजिस्टेंस वायर ही हीट प्रोड्यूस करवा सकता है अच्छे से, ठीक है। और हमें हीटिंग ही चाहिए। तब तक जो पढ़ा हमने वहां पे हम चाहते थे मेरा जो वायर वो हीट ना हो, हम चाह रहे हीट हो, यहाँ पे अच्छी खासी हीट मिले, हमें हीट का ही रिक्वायरमेंट है, तो हीट चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक और मेटल यूज किया जाता है, उसका नाम है नाइक्रोम। क्या होता है ना नाम, इसका नाम होता है नाइक्रोम। इसकी खास प्रॉपर्टी है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब करंट को रोकने की क्षमता ज्यादा होती है इसकी। अब करंट को अगर रोकोगे तो वो करंट, उसका रेजिस्टेंस है ही ज्यादा, तो उस वायर को क्या करेगा, जितना अच्छा से रोक पाओगे उतना अच्छा से हीट करा पाओगे, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता ही है, इसकी वजह से क्या होता है, उसमें हीटिंग क्या होती है, हीटिंग इसकी बढ़ जाती है। ओके, तो इतनी चीजें यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। समझ में आया की चीजें, बहुत ही बेसिक बातें हैं। इलेक्ट्रिक पावर अब समझो थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक पावर, तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक बोल जाओ, पावर बताओ। पावर क्लास 9 पढ़ा होगा। P इक्वल क्या होता है, W अपॉन में T। P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में T होता है, नहीं होता है, P इक्वल टू W बाई T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट जहां लगे वहां पे टाइम से होता है डिवाइड, ये हो गया वर्क, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। यहाँ पे W को तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन में टाइम। इसको क्यों, वर्क ही क्या एनर्जी है, पढ़ा है लोगों ने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा और एडवांस फॉर्मूला ले जाना है और हमें पावर का बनाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो P इक्वल्स टू W को ले सकते हैं V Q अपॉन में T। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल्स टू होता है W अपॉन में Q, पढ़ा होगा हम लोगों ने। W क्या होगा यहाँ पे, VQ, तो W की जगह पे लिख लिया हमने VQ। अब यहाँ देखो P इक्वल्स टू V, Q क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT होता है, और यहाँ पे T आपका है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है I इक्वल्स टू Q अपॉन में T। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q बराबर क्या होगा, IT हो गया। हमने इसको यहाँ यूज कर लिया, यहाँ T से T खत्म हो गया, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया आपका VI। P इक्वल टू क्या हो गया आपका VI। ये आपका पावर का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया जनरली, ठीक है। ये कैसा, ये आपका सामान्य फॉर्मूला यही है आपका जनरल, ठीक है। अब यहाँ से दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। V की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान से, V बराबर क्या होता है IR होता है, ठीक है। एक बार V रखेंगे, एक बार I रखेंगे, तो I क्या होता है आपका V अपॉन में R। पहले हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। तो P इक्वल्स टू V क्या है आपका
आई इंटू आर इंटू ये आई पहले से, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब रखेंगे आई इक्वल टू वी अपॉन में आर, तो जहां आई है वहां पे वी रखो। नेक्स्ट P इक्वल टू ये वी, आई क्या है आपका वी अपॉन में आर, तो P क्या आ गया आपका वी स्क्वायर अपॉन में आर। ओके, अब यहां से हम आपको एक अच्छी सी बात बताते हैं, इसको आपको गांठ बांध लेना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है। सर्किट में जब भी बात हो और आपको इसको यूज करना हो तो ध्यान रखना, अगर वो सीरीज सर्किट है तो पावर का फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना है। उसकी वजह ये है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, लोग पढ़ चुके हैं पहले। जब आपका सर्किट कैसा हो, पैरेलल हो, ऐसा हो पैरेलल हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल है और ये आपके सीरीज और पैरेलल के लिए यूज किया जाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर आपका ये हो गया। इलेक्ट्रिक पावर के यहां से पूछ सकता है यूनिट क्या है, वो आपकी होती है वॉट। इसकी छोटी यूनिट क्या है, वॉट, और ये इसकी एसआई है, ठीक है। वॉट के बाद एक यहां से बना लोगे वोल्ट एम्पियर, ठीक है। ये एसआई है और इसकी बड़ी यूनिट होती है किलोवाट, लेकिन ये एसआई नहीं, ध्यान रखना, वॉट और किलोवाट, ये एसआई नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें हैं आपके पावर के बारे में, समझ लो ना, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ा सा हम लोग इसको नोट कर लेना है और जान लेते हैं। तो इसको हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। इसको अगर हम ई मान लें, क्या मान लें, ई मान लें, तो ये बताओ यहां से P इक्वल टू ई अपॉन में T होगा, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या होगा, PT हो जाएगा, यहां से समझ में आया। E इक्वल टू क्या हो जाएगा PT, और तो P इक्वल टू क्या आपका P इक्वल टू VI, अभी हम लोग किया था ड्राइव, P इक्वल टू VI होता है ना ये, तो यहां से VIT, P इक्वल टू VI रखा, तो यहां से E क्या आ गया आपका VIT। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहां से दो इसी प्रकार से दो फॉर्मूले और निकालेंगे इसी चीज को यूज करके। एक बार V हटाएंगे, एक बार I हटाएंगे। जब आप V हटाएंगे तब क्या आएगा, तो V बराबर IR होता है, IR कितना होगा यहाँ पे I स्क्वायर RT, ये बनेगा आपका एक। जब आप I हटाएंगे तब क्या आएगा आपका VR, तो E बराबर निकल के आएगा V स्क्वायर T अपॉन में R, ठीक है, V स्क्वायर बाई T, यही है ना, I तुम्हारा V अपॉन में R, V स्क्वायर बाई इंटू T, सही है, ठीक है। ये जो आपके फॉर्मूले यहां से निकल के आ गए हैं, तो वही बात यहाँ यूज करनी है। ये सीरीज में करना है आपको, ये आपको निकालना है पैरेलल में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है, ओके। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, लास्ट टॉपिक। और इसको आपको सब कुछ पॉज करके नोट कर लेना अच्छे से, समझ में आ रहा है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, घरेलू जो होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो E इक्वल टू क्या होता है आपका P इंटू T होता है ये, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है एनर्जी निकालना हो। बाकी T होता है आपका पावर, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, T होता है आपका सेकेंड, और क्योंकि ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है, तब जो आएगी यूनिट, तो इसकी यूनिट होती है जूल, क्या होती है जूल, ये इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, कमर्शियल। तो कमर्शियल क्या होता है, इस एनर्जी को हमें क्या करना, डबल करना है, क्योंकि घरों में जो बिल आता है, जो आपका एनर्जी यूज की अपने घर में या कंपनी में, जहां भी बड़े बड़े कारखानों में जो भी आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है, वो आपका आता है किसमें आता है, उस कमर्शियल यूनिट में, किसमें आता है, कमर्शियल यूनिट में।
वो होती कितनी है वो जानने में है। तो वॉट को थोड़ा सा और बड़ा कर दो तो ये बन जाएगा किलोवाट। क्या बन जाएगा ये? किलोवाट। और सेकेंड को और बड़ा कर दो तो ये बन जाएगा आर। ठीक, तो मतलब यहाँ पे जो कमर्शियल यूनिट आ गई ना किसकी? एनर्जी की, क्या है? किलोवाट आर। किलोवाट आर ये इसकी क्या है? कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। जैसे तुमने देखा होगा ना कि बिल आता है कि आपने 4 यूनिट बिजली कंज्यूम की है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4 किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किया है। ठीक है, आज से आपको चीज दिमाग में होनी चाहिए क्लियर कि यूनिट मतलब होता है किलोवाट आवर होता है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और पूछ सकता है आपसे, इसका कन्वर्जन। अगर आपको किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.8 इंटू 10 पावर 6। 3.8 इंटू 10 पावर 6, 3.6 होता है यहाँ पे, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन है। ये कहाँ से आया है, कैसे आया, ये क्लास 9 में सीखा होगा, यहाँ भी सीख सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ये जो आंसर आया है 1 किलोवाट आवर आया है, इसको एसआई में बदलो। एसआई मतलब जूल में लाओ इसकी एनर्जी। तो जो भी आपका आंसर है उसमें इतने का कर देना मल्टीप्लाई, या जूल से जब आप यहां जाएंगे तब उस वैल्यू में इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अपना ये पूरा चैप्टर सही से खत्म कर लिया है। सब सारे टॉपिक्स को हमने टच किया है अच्छे से, और आपका अब कर्तव्य बनता है इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना और उसको तैयार करना और न्यूमेरिकल लगाना। न्यूमेरिकल के लिए हमने इतने लगवाई दिए पहली बात तो है, इसके बाद एग्जाम के टाइम पे अलग से कुछ वीडियो बना देंगे न्यूमेरिकल्स की। ओके, तो अभी आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ कीजिए। ठीक है, बाकी लोगों को भी दीजिए, वो भी पढ़े अच्छे से, सबका भला हो। ठीक है।